गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड यूनिट संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। और आज के क्वेश्चन जो है संविधान की प्रस्तावना मोस्टली इजी क्वेश्चन ही हैं, इस वजह से आज मैं 57 क्वेश्चन जो है इस यूनिट से बनने वाले उसको मैं डिस्कस करा देती हूँ। और क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप जान पाते प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बने, और इसका डीप नॉलेज लेना मैंने पॉलिटी लेक्चर्स में उनमें पढ़ाया है। आप उसे देखें उस सेशन को, उसके बाद सॉल्व करें तो भी आप बेनिफिट आपका ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे। अगर संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बेसिकली मैं बता दूं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और जिसे 22 जनवरी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल जाती है उद्देश्य प्रस्ताव को। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी इसको स्वीकृति मिल जाती है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता कि जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, यहीं से आपके दो क्वेश्चन हो जाते कि आपसे पूछा जाता कि उद्देशिका का विचार, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो विचार है अमेरिका से, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है, उद्देशिका की भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आई होप आप समझ गए। तो उद्देशिका की भाषा पूछा जाए या प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित ली गई है मतलब, और उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रस्तावना आप जानते हैं बेसिकली क्या है, हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष मिलता है मुस्लिम बुकों में, और धर्मनिरपेक्ष ही लिया भी गया है जो संविधान में लिखा जाता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म प्रशासन। तो यहाँ पर हमने ये क्या है, ये संविधान की प्रस्तावना के आगे के मूल वर्ड हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, और अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा पॉलिटी का वो देख लें, तो आप इसके सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान के की जो है वो मूल आत्मा कहा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस, जैसे हर चीज का वाद के पीछे कोई ना कोई वाद जुड़ा होता है या कोई ना कोई मुद्दा जुड़ा होता है, तब उसमें कोई चीज जोड़ी जाती है संविधान में। तो ये जो है, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज जो था, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में। तो किस भाग को संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो प्रस्तावना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। तो किस पर विशेष ध्यान दिया, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय प्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना किस वर्ड से शुरू होती है, हम भारत के लोग। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डी ऑप्शन। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, आपके ऑप्शन है, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यों का एक संघ है इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं इसलिए कि, या फिर चौथा ऑप्शन है, यहाँ राज्य का प्रमुख जो है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर
होना चाहिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, फिर मैं बता रही हूँ। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र यानी जहाँ पर वंशानुगत शासन ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित शासन हो रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या है, गणतंत्र क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इन सारे ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन की यहाँ राज्य का प्रमुख जो है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 5-5 साल के लिए आप देखते हैं कार्यकाल चुना जाता है गणतंत्र। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत राज्यों का संघ है, लेकिन उसको राज्यों का संघ है तो उसे गणतंत्र नहीं कहेंगे इस बेसिस पर। तो यहाँ गणतंत्र की परिभाषा के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, और यहाँ पर इन्होंने विधानमंडल स्पेसिफाई कर दिया था, विधानमंडल, तो विधानमंडल नहीं, यहाँ तो काफ़ी जैसे लोकसभा के मेंबर भी चुने जाते हैं और विधानमंडल के भी विधानसभा के भी मेंबर चुने जाते हैं, तो विधानमंडल स्पेसिफाई कर दिया था, इसलिए नहीं। तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत क्या है? तो भारत को हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, तो गलत है। फिर उसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ये भी नहीं सही है। फिर राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, तो ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सरकार जो है किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते, उसकी नज़र में सारे जो धर्म है वो बराबर है, यानी इसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रभुत्व नहीं दिया जाता। तो इसके अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को समर्थन ना देना। धर्मनिरपेक्ष क्या है? यहाँ पर आपने धर्मनिरपेक्ष देखा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार ना करना, यानी किसी भी धर्म को समर्थन ना करना। तो किसी भी धर्म को समर्थन ना करना, तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो 7 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है? बहुसंख्यक धर्म समुदाय के धर्म का समर्थन करता नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता नहीं, कहीं किसी भी स्पेसिफाई जो है किसी स्पेसिफिक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करेगा धर्म के संबंध में, यानी तटस्थता है कि किसी भी धर्म को नहीं माना जाएगा, सारे धर्म समान है, एक ही वे में देखा जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है? तो इसके अनुसार गणतंत्र कहाँ? वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत ना हो, उसे क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? तो आप देखेंगे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद लेकिन गणतंत्रात्मक किसे कहते हैं? गणतंत्रात्मक जहाँ पर जहाँ पर राज्य जो है वो राज्य का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत रूप से ना हो, अर्थात निर्वाचित हो, जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में हुआ? तो आप जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो भी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े जाते हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों का समावेश कर दिया जाता है मूल प्रस्तावना में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों वर्ड तो जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया, यहाँ भी लोकतंत्रात्मक मिल गया और यहाँ गणतंत्र मिल गया। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संपूर्ण हम भारत के लोग, प्रस्तावना क्या है? हम भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक यानी प्रजातंत्रात्मक, प्रजा का शासन, लोकतंत्रात्मक लोगों का शासन, एक ही बात कह रहा है। तो प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की जाती है, यानी 10 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ वंशानुगत शासन ना होकर के राजा जो है या अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, बस सीधा सा मीन्स। तो यहाँ पर गणतंत्र का क्या अर्थ हो जाएगा कि इसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 11 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो अगर आपने उद्देशिका सही से देखी है या पढ़ी है तो आप समझ पाएंगे इसमें कौन सा उद्देशिका में वर्ड नहीं निहित है। तो समाजवादी है, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये भी है, और इन सब का मीन्स भी वहाँ डिस्क्राइब किया गया है, आप देख सकते हैं। समाजवादी, प्रभु संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याण का भी कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है कि उद्देशिका में क्या नहीं है, तो लोक कल्याण। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होगा? कल्याणकारी राज्य बेसिकली उन लोगों के लिए जो कमजोर लोग हैं, उनको सुदृढ़, उनकी व्यवस्था को, उनकी सिचुएशन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। फिर उसके बाद उसका अपना लिखित संविधान, ये भी गलत हो जाता, उसकी सरकार जो है संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत को गणराज्य के रूप में क्यों माना जा रहा है। आपने देखा कि ये गणराज्य शब्द कितना निहित है, आपने कितने बार क्वेश्चन में देख लिया। सिर्फ गणराज्य क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ वंशानुगत शासन ना होकर के चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, चाहे वो राजा अध्यक्ष हो, कुछ राजा हो, कोई भी हो। तो यहाँ राजा का चुनाव होगा, राजा अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो वो गणराज्य कहलाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, यानी ए ऑप्शन राइट हो गया उस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो संविधान की प्रस्तावना में यानी क्रम से कौन कौन से वर्ड आए? तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सबसे स्टार्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न यानी सार्वभौम सत्ता संपन्न, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो लोकतंत्रात्मक के लिए आप देख रहे हैं कहीं पर प्रजातंत्रात्मक आ गया और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये क्रम यही सही है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन कहेंगे, आपकी डी ऑप्शन राइट है। लेकिन जनवादी शब्द कहीं भी किसी प्रस्तावना में कहीं भी जनवादी शब्द उल्लिखित नहीं है। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन यानी सारे ऑप्शन गलत है ये भी कह सकते हैं। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं तो आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं कि जनवादी का जो सेंस है भाई, तो सेंस है लोकतंत्रात्मक का ही, लेकिन यहाँ जनवादी यानी आप अगर आप इस क्वेश्चन में कोई भी मार्क नहीं लगाते तो भी आपको नंबर दिया जाएगा, इस वजह से क्योंकि जनवादी शब्द निहित नहीं है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट किया गया है कि डी ऑप्शन जनवादी को लोकतंत्रात्मक से कंपैरिजन करके, लेकिन प्रस्तावना में जनवादी शब्द नहीं है। लॉजिकली ये गलत होना चाहिए, यानी इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सेकुलर शब्द क्या है? तो सेकुलर शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी सेकुलर शब्द यानी कि जो समाज, सेकुलर इन द सेंस की धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहा है। धर्मनिरपेक्ष यानी भारत के लोग सोशलिज्म, समाजवादी, सेकुलर जो है धर्मनिरपेक्ष के लिए प्रयुक्त है। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर का क्या अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, सेकुलरिज्मवाद अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 16 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी, यही है सेकुलर का अर्थ। तो 16 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
था। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो शब्द धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976। और अगर यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेते, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। हाँ, जोड़ा गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट। फिर ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, बल्कि 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। जबकि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह मूल प्रस्तावना में था। अगर मूल प्रस्तावना में होता तो संशोधन के माध्यम से जोड़ा ही क्यों जाता? क्योंकि संशोधन से कुछ नई चीज़, कुछ नए इम्प्लीमेंट किया जाता, कुछ नया, कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन, तो यानी 1 और 3 यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? तो हम भारत के लोग शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भारत की जनता है वो मतलब जो भारतीय गणराज्य है यानी भारत की जनता वो सर्वे सर्वा है, यानी वो जो भारतीय जनता है उसी में सारी शक्ति निहित है, भारत की जनता में ही सारी शक्ति निहित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन है आपके पास भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, तो निर्माण भारत की जनता द्वारा नहीं हुआ। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। यहाँ पर 18 का ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? से क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन राइट कर रहे हैं कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, और दूसरा ऑप्शन है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होना चाहिए कि हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो हम भारत के लोग से भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, क्योंकि हम भारत के लोग जो शब्द है इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता है, वही समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, यही इस शब्द हम भारत के लोग शब्द का आशय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, फिर राइट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद क्या है? समाजवाद जो है वो सामाजिक स्पर्धा है, गलत। राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय। तो आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? यहाँ पर न्याय से है, इसलिए 19 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समाजवाद क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, इसलिए समाजवाद न्याय को दर्शा रहा है, समाजवादी न्याय। और इसके मतलब समाजवाद न्याय सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। फिर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? यही क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। फिर उसके बाद कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, और उसके बाद जैसे जर्मनी मनी नहीं तो क्या? आपातकाल, यानी आपातकालीन प्रावधान कहाँ से? जर्मनी से। यूएसए से क्या है? यूएसए यानी अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। और यूएसएसआर से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। तो यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। और जैसे न्यायिक समीक्षा हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका PIL क्या होता है, और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटीज और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो आपने देखा कि ये तीनों शब्द जो थे वो भी यूएसए अमेरिका से ही लिए गए थे। फिर आप नेक्स्ट, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से आरंभ होती है? संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होती है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। आप सोचोगे यहाँ मीन्स जनता यानी यहाँ पे जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नहीं, जो शब्द जिस शब्द से रिप्रेजेंट है, जिस शब्द से स्टार्टिंग है वही शब्द लेंगे आप। एक भी वर्ड यहाँ पर इंटरफेयर यानी चेंज नहीं कर सकते आप उसमें। तो हम भारत के लोग शब्द से स्टार्टिंग, ए ऑप्शन राइट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई,
हुई। अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई, लेकिन उसमें चीनी क्रांति का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता कि किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, चीनी क्रांति का कोई प्रभाव नहीं झलकता है संविधान की प्रस्तावना पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक। तो आपको सिर्फ यहाँ पर भारतीय संविधान दे देता, लेकिन यहाँ पर मूल वर्ड जोड़ दिया। अब मूल वर्ड से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो मूल भारतीय संविधान में 3 वर्ड आप हटा दें। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो बाद में जोड़े गए, यानी आपको कहीं भी समाजवादी शब्द दिख रहा वो हटा दें, धर्मनिरपेक्ष दिख रहा वो हटा दें, धर्मनिरपेक्ष। 3 में धर्मनिरपेक्ष और 1 में समाजवादी दिख गया, यानी तीनों ऑप्शन कट हो गए, यानी ए ऑप्शन राइट हो गया। प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। क्यों? क्योंकि मूल भारतीय संविधान की बात की जा रही है, संशोधन के बाद यानी या वर्तमान समय की बात नहीं की जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं। तो कहाँ देख सकते हैं आप, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। तो 25 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। तो 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को नहीं जोड़ा गया, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो को नहीं जोड़ा गया, किसको नहीं, तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में। फर्स्ट, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो ये बात गलत है। उक्त शब्द जो हैं वो 1976 में संशोधन, यस 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो लोकतंत्र यानी वंशानुगत नहीं, संवैधानिक और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है यहाँ पर, तो राजतंत्र नहीं, गणतंत्र को अपनाया है, वो भी लोकतांत्रिक गणतंत्र को। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। तो आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय है और न्याय को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर राजतंत्र वर्ड लिखा है, इससे यहाँ पर होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय होता तो आप तीनों वर्ड को यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाता। तो इसको अगर डी ऑप्शन आपको दिया भी जाता तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय शब्दों को अपनाया गया है अगर प्रस्तावना में देखा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकतंत्र की बात की जा रही है। तो लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, तो कैसा लोकतंत्र, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की बात की जा रही है, यानी डी ऑप्शन ही राइट है, लेकिन लोकतंत्र की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है, लोगों में निहित है। हम भारत के लोग शब्द से आशय यानी जनता में निहित है शासन की सर्वोच्च सत्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें दिया गया है, प्रस्तावना में उल्लिखित है। फिर भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो जो भारतीय संविधान के उद्देश्य और आदर्श बताए गए हैं उनकी आगे व्याख्या, जैसे भाग 3 जो मौलिक अधिकार है और भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 में 52 से 151 आर्टिकल तक आता है और भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, तो 12 से 35 आर्टिकल भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। और तो मैंने ये आर्टिकल गलत ऐसे जो आर्टिकल यानी भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 जो है संघ राज्य क्षेत्र कौन से आर्टिकल तक की है, 1 से
4 आर्टिकल। भाग 2 क्या है? भाग 2 है नागरिकता और 5 से 11 आर्टिकल समाहित हैं। फिर भाग 3 क्या है? भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है और 12 से कहाँ तक की आर्टिकल तक की, तो 12 से 35 आर्टिकल तक की भाग 3 में। फिर उसके बाद भाग 4 आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4, और भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल, 36 से 51 आर्टिकल। फिर भाग 4 का आता है, भाग 4 का आता है और मूल कर्तव्य के बारे में। भाग 4 किसका था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। उसके बाद भाग 5 आता है संघ, भाग 5 है संघ, और संघ में बताया गया है, 52 से 151 आर्टिकल। फिर उसके बाद भाग 6 आ जाता है 152 से 237 आर्टिकल तक की। तो आगे आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी आगे किस उसमें व्याख्या की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्य में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित वर्ण है, यानी उनकी जो व्याख्या है, व्याख्या किन शब्दों यानी किन आर्टिकल के माध्यम से दी गई? तो मूल अधिकार जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 3, भाग 4, और मूल कर्तव्य भाग 4 का। तो यहाँ पर इनका एक्सप्लेन किया गया है, एक तरह से इनकी व्याख्या की गई है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो पूर्णतः किस में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यानी प्रस्तावना में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? तो ऑप्शन क्या है? संविधान के स्रोत, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया विचार जो है वो अमेरिका से आया, और जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो स्रोत तो आपको मिल गया। फिर भारत ये क्या है? शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि। तो आप देखेंगे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि दी है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 को, ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। तो यहाँ से यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया और इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो तो बाद में व्याख्या दी गई उसकी, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो संविधान को लागू करने की तिथि मेंशन नहीं है प्रस्तावना में, तो ये है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है 34 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य उद्घोषित नहीं करता है? किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है वो उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि। ये किसी भी यानी ये प्रस्तावना के किसी भी भाग में अंतर्निहित नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये आर्टिकल में मेंशन है। तो आप यहाँ देखेंगे किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं किया गया, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम लिखित है? अच्छा, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो आप देखते हैं हम भारत के लोग, तो भारत तो हो गया, जब इसका इंग्लिश वर्जन जो इंडिया हो गया, यानी भारत और इंडिया दो वर्ड हैं, लेकिन और कोई ये कोई भी वर्ड जो है वो प्रस्तावना में उल्लिखित वर्ड नहीं है। तो यानी सी ऑप्शन राइट हो जाता है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान जो है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत की संसद द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा। तो संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है? तो भारत की जनता में, यहाँ भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, मित माघ शीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी पूर्ण रूप से तैयार की ही बात की जा रही। तो तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। जब पूर्ण रूप से तैयार हुआ तभी अंगीकृत किया गया ना उसको। तो 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तभी वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर 26 नवंबर 1949, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार अधिनियमित आत्मार्पित, तीनों तरह से काफी सारे भर भर के क्वेश्चन आते पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत का एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? तो प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बन जाता है? 1950 में, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार, आपातकाल के समय ही एक बार संशोधन किया गया, और इसमें प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ दिया गया, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? संविधान की प्रस्तावना, क्वेश्चन आप नोटिस करिएगा, ये नहीं कहा गया कि प्रथम संशोधन कब किया गया। प्रथम संशोधन तो 1951 में ही कर दिया गया। तो यहाँ पर ये पहला संशोधन ये नहीं कहा गया, वो तो प्रथम संशोधन नवीं अनुसूची के बारे में है, जोड़ने के बारे में। यहाँ प्रथम संशोधन संविधान की प्रस्तावना में कब किया गया? तो एक ही बार संशोधन किया गया, उसको प्रथम कह लें या प्रथम संशोधन कब हुआ, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें। तो 1976 आपका आंसर क्या होगा? 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतना बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली ये प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप देखेंगे मोस्टली बुकों में कहीं पंथ निरपेक्ष तो कहीं धर्म निरपेक्ष, आप एग्जैक्ट जबकि धर्म निरपेक्ष सही लिखा गया है, सही वर्ड जो है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेंशन है, तो यहाँ पर क्या नहीं मेंशन है, सिर्फ डेट नहीं मेंशन है। तो डेट क्या है, कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती हैं? क्या चीज़ एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, विचार की स्वतंत्रता की बात की जाती, पूजा की समानता, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर क्या है, वायदा नहीं करती, तो डी ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित प्रस्तावना में क्या शब्द नहीं थे? तो कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, यानी 1 और 3, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। 1 2 3 क्या है? ए वर्ड में ए सही हो जाता ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्ता उद्देश्य का बना। तो आपने देखा पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य का प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा, उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया, और यही उद्देश्य का यानी यही आधार बना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कब पेश किया, तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करते हैं। 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया जाता है उद्देश्य का प्रस्ताव जो है, और उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकृत मिल जाती है 22 जनवरी 1947 को। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य है कि नहीं? तो अगर आपने ये सेशन देखा था प्रस्तावना वाला, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें हम लोगों ने वाद पढ़े थे कुछ। तो पहला वाद पढ़ा था इनरी बेरुबारी मामला। कब हुआ? 1960 में। इनरी बेरुबारी मामला 1960। और क्या बताया गया, इसका मेजर इसमें स्टेटमेंट था इनरी बेरुबारी मामला का। इनरी बेरुबारी मामला में बता दिया गया कि जो उद्देशिका है वो उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। 1960 में इनरी बेरुबारी मामला, और इसमें क्या बताया गया, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सबसे फेमस नाम पॉलिटी का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, और इसमें साफ साफ
कहा गया, इसके 3 स्टेटमेंट। और आप जुड़े हैं इस सेशन से तो आपको निश्चित हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। ये वाद भी क्लियर कर दिए जाएंगे, इंद्री बेरवाली वाद, केशवानंद भारती बनाम गोपाल नाथ बनाम पंजाब, ये सारे किस चीज़ से जुड़े हुए थे, इसको भी डिस्कस किया जाएगा और आप इंतजार करें। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 था, ये भी भूमि विवाद से रिलेटेड था। तो क्योंकि जो मेजर जो संविधान में संशोधन किए गए हैं, वो उनमें से कम 40% जो है वो भूमि विवाद से जुड़े हुए संशोधन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, यहाँ पर 13 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था और इसमें से मतलब 3 स्टेटमेंट बहुत मेजर जो हैं वो ये हैं कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसमें क्या कहा गया? उद्देश्य का संविधान का अंग है। अगर उद्देश्य का संविधान का अंग है तो इसका मतलब है कि उद्देश्य का अगर संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यानी तो इसमें क्या कहा गया? उद्देश्य का संविधान का अंग है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहा गया? उद्देश्य का अगर संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, इसका सबसे फेमस जो स्टेटमेंट चलता है वो क्या है कि संविधान में संशोधन किसी भी भाग में किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना। तो मूलभूत ढांचा वही रहना चाहिए। तो दूसरा ये स्टेटमेंट, मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना जो है संशोधन किया जा सकता। और आप देख रहे हैं कि संशोधन किया भी गया है 1976 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब मामला है? 1973 का है। 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और 1976 में आप देख रहे हैं संशोधन भी हो रहा। 1976 में पहली बार संशोधन भी हुआ भारतीय संविधान में, मूल प्रस्तावना में। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ बता दिया गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है इस वाद में, केशवानंद भारती बनाम में। इसलिए देखिए उद्देश्य का में संशोधन किया भी गया। तो उद्देश्य का यानी यहाँ पर क्या बताया गया? उद्देश्य का संविधान का अंग है, उद्देश्य का में के मूलभूत ढांचे को छोड़ करके मतलब संशोधन किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट था, लेकिन इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति यानी उद्देश्य के आधार पर आप न्यायालय में जजमेंट नहीं ले सकते कि इस आधार पर कि संविधान की प्रस्तावना में ये वर्ड उल्लिखित हैं तो इसको आप फॉलो करें। जबकि इसकी व्याख्या जो है वो आर्टिकल के माध्यम से दी जाएगी, यानी संविधान इसकी व्याख्या आर्टिकल के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ जो संविधान सभा यानी ये संविधान को समझने की कुंजी है एक तरह से संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर आप यानी किसी भी आर्टिकल का अगर गूढ़ मतलब यानी कहीं भी किसी शब्द का नहीं निकल पा रहा तो वो संविधान की प्रस्तावना से आज से निकाल सकता है, बस इसका ये मीन्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ये है तीसरा स्टेटमेंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात सही है। किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्ता उद्देश्य का बना। हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्ता उद्देश्य का बना। ए ऑप्शन भी राइट है, बी ऑप्शन सेकंड भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका संशोधन किया जा सकता है, आपने देखा 1976 में संशोधन किया गया, तो क्योंकि अभिन्न अंग है इसलिए इसका संशोधन किया जा सकता है। सी ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन मतलब। और फिर चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को वह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को वह रद्द नहीं कर सकता। सही है कि वो संशोधन इसमें यानी इसका संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन वो विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। तो न्याय योग्य नहीं यानी इसके बल पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना के बल पर निर्णय नहीं दिया जा सकता और ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो ये बात सही है, चौथा ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, यानी 1 2 4 बी ऑप्शन राइट है। तो ये क्वेश्चन है 49 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। 49 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया? किस संशोधन अधिनियम? 42वां संविधान संशोधन 1976। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो मतदान का अधिकार कौन प्रदान करता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजातंत्रात्मक। लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, इसलिए नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। प्रजातंत्र यानी लोगों का तंत्र, इसलिए 52 का बी ऑप्शन 51 है, तो 51 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और
धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे काफी इजी क्वेश्चंस हैं और पूछे भी गए हैं, आप देख लें। तो उसके बाद ये देखिए, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया, एसएससी 2009 में पूछा गया, तो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया? तो समाजवाद, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो आप ऑप्शन देखें और आंसर टिक करें, 56 नंबर। उसके बाद यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वसत्ता संपन्न यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो भारतीय संविधान का प्राधिकार यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? वो कौन है? तो भारत के लोग, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यानी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी आती जाएगी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं एक नज़र की किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो इससे आप जब पढ़ते हैं तो क्लियरिटी आती जाती है। तो आप सॉल्व करें, बस आपको इसमें 30 से 35 मिनट के सेशन में आपने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए देखे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहें और लोगों तक ही शेयर करते रहें चीज़ों को। और अगर आपको डीप में पढ़ना है, अगर जितना भी नॉलेज लेना है या कोई सुझाव देना चाहें तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो। और अगर डीप में पढ़ना है तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, पॉलिटी के डे बाय डे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप देख लें, लक्ष्मीकांत से उसको पूरा कवर किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।